अस्सलाम वालेकुम बुजुर्गों, दोस्तों और साथी नाज़रीन। इस हफ्ते के फ़िक्र नज़र प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल है। यूक्रेन की जंग से हमारा कोई ज़्यादा ताल्लुक़ नहीं है, बहुत दूर है हिंदुस्तान से, लेकिन मैं समझता हूँ कि बाज़ आलमी हालात ऐसे हैं जिसका असर हिंदुस्तान पर ज़रूर पड़ सकता है। रूस और यूक्रेन की जंग में जो रोल फ़िलवक़्त हिंदुस्तान अपनाया है, उससे ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान रूस के क़रीब होना ज़रूरी है, वरना ये दोस्ती काफ़ी महंगी पड़ सकती है। वैसे तो रूस ने काफ़ी हद तक 56 इंच वाले चौकीदार की काफ़ी मदद की है कि $60 फ़ी बैरल के हिसाब से ऑयल पेट्रोल देने का ये माहिदा किया है और रुपयों में ये तिजारत हो सकती है, तो इससे काफ़ी मदद तो मिली है। लेकिन यूक्रेन रूस की जंग चल रही है, यूक्रेन का साथ दे रही है पूरी दुनिया, मगर कोई ये नहीं बात कर रहा कि बिल्कुल हमारे पड़ोस में 35 लाख बेघर अफराद अफ़गानिस्तान में आज भी सर्दी के मौसम में छत के तलाश में हैं। और उसी के हिसाब से अगर देखेंगे तो अफ़गानिस्तान में ऐसे 2 करोड़ 40 लाख, या समझिए मोटा मोटा हिसाब 2.5 करोड़ लोग ऐसे हैं जो इंसानी हमदर्दी के मुंतज़िर हैं। कई वजूहात हैं, कोई खाने का मुंतज़िर है, कोई दवा का मुंतज़िर है। बहरहाल इंसानी हमदर्दी की तरफ वो अपनी आँख बिल्कुल ऐसी मुंतज़िर या ऐसी बिछा के रखे हैं कि कोई आएगा और हमारी मदद करेगा। लेकिन चूँकि अफ़गानिस्तान में तालिबान हैं, तो शायद इसीलिए कोई इस तरफ देखना नहीं चाहता। पाकिस्तान भी अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ आहिस्ता आहिस्ता जहर उगलने लगा है, तो अब तालिबान वहाँ पे होने से ये एक मसला और संगीन इख्तियार करते चले जा रहा है। अगर हम मिडल ईस्ट में बात करेंगे तो यमन में भी कुछ हालत ऐसी ही है, लेकिन फ़िलवक़्त पड़ोस में जो बात है, अफ़गानिस्तान में ना कोई अफ़गानिस्तान में आने वाले ज़लज़लों की बात कर रहा है और ना कोई अफ़गानिस्तान के क़हत साली की बात कर रहा है। शायद इसीलिए क्योंकि तालिबान की मदद करना कोई नहीं चाहता, क्योंकि तालिबान का पिछला रिकॉर्ड ख़िलाफ़ रहा है, तो शायद 56 इंच रखने वाले भी अब शायद वहाँ पे जाने से कतरा रहे हैं। वैसे बहुत सारे काम हुए थे, हिंदुस्तान ने अफ़गानिस्तान में काफ़ी मदद की थी और अफ़गानिस्तान में हिंदुस्तान को बक़द्र नज़र देखा भी जाता है, लेकिन चूँकि तालिबान के आने से पूरा मंज़र बदल गया है। पूरी दुनिया भर में मंदी की बात हो रही है, सुस्त रवि की बात हो रही है, या माशी इन्हितात की बात हो रही है, तो इसमें ऐसा लगता कि हिंदुस्तान ने ये सोच लिया कि अब मंदी आए या तेज़ी आए, इससे इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। अगर हम डोमेस्टिक कंजम्पशन पे तवज्जो देते हैं तो जो जीएसटी की आमदनी हो सकती है, जैसा कि जीएसटी की आमदनी 80,000 90,000 करोड़ फ़ी महीना रहती थी, वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़कर अब तकरीबन 1.5 लाख करोड़ के करीब पहुंच गई है। तो इंडिया को एक कंजम्पशन इकोनॉमी या कंज्यूमर इकोनॉमी बनाने की तरफ हुकूमत हिंद की काफ़ी तवज्जो वहाँ पे जा रही है, ताकि सारिफिन अपने कमाई हुई रकम खर्च करके अशिया ख़रीदें और अशिया पर जो टैक्स उसूल होता है उससे हुकूमत की काफ़ी मदद मिल सकती है, या हुकूमत के जेब काफ़ी अच्छे तरीके से भर सकते हैं। तो अगर सारिफिन या ख़ास तौर पे हमारे लोग, इसलिए कि हमारे पास कोई सीज़न नहीं होता, साल के 12 महीने कभी भी हम आगे बढ़ते हैं और कोई भी चीज़ पसंद आती है तो हम ख़रीद लेते हैं। बक़ौल हैदराबाद में एक बड़े कंज्यूमर दुकान है, उनके मुताबिक कि कोई अगर आदमी जो बजट का हिसाब रखता है, वो मेरी दुकान में अगर दाखिल होता है तो उसे जो ख़रीदना होता है सिर्फ वही ख़रीदता है, बिल बनाता है और चले जाता है। जबकि अगर कोई मुस्लिम ग्राहक अगर दुकान में आता है तो अगर उसे चमचा भी लेना है तो वो चमचे के साथ साथ भगोना, बर्तन, चूल्हा सब खरीद के जाता है। तो ऐसी जो अनप्लैन्ड एक्सपेंडिचर होता है ख़ास तौर पे मुस्लिम बिरादरी में, इसको देखकर मैं समझता हूँ कि आप जो टैक्स अदा कर रहे हैं उसका अगर हिसाब करेंगे तो आपकी जेब से जो रकम निकल रही है उसमें आपकी तकरीबन कम से कम 10%, या ये समझ लीजिए कि 20% के करीब आपकी रकम सिर्फ टैक्स में अदा हो रही है। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पे बहुत ज़रूरी है कि अगर हम हमारे ख़र्चे पे या जेब पर कंट्रोल करेंगे तो फिर हम
जो कंज्यूमर इकोनॉमी का जो ख्वाब देखा जा रहा है या जो पैसे हमारे से वसूल किए जा रहे हैं और हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो रहे हैं, अगर उस पर हम कंट्रोल करते हैं, हमारे जेब को या हमारी कमाई हुई रकम को अगर हम सोच समझ के इस्तेमाल करते हैं, मंदी को ही जहन में रख के, कोरोना को ही जहन में रख के, लॉकडाउन को ही जहन में रख के अगर हम 6 महीने तक अगर ये सोच के अगर हमारी रकम खर्चेंगे तो फिर तो ठाकुर तो गयो। ये बात एक पिक्चर का जुमला है, लेकिन ऐसा लगता है कि सांप की कुर्सी खतरे में आ जा सकती है। आपके मेहनत के पैसे हैं, आपका खर्चा आपके इख्तियार में होना बहुत ज़रूरी है। अब हुकूमत के पास वैसे 2 ही रास्ते रह गए हैं पैसे कमाने के। इनकम टैक्स तो अपनी जगह है, लेकिन फिल वक्त जो हर महीना जो आमदनी का अगर देखेंगे तो पूरे हिंदुस्तान की मरकज़ी हुकूमत हो या रियासती हुकूमत हो, इनके पास 2 ही रास्ते रह गए हैं कमाने के या हिंदुस्तानियों को लूटने के। एक है जीएसटी, गब्बर सिंह टैक्स बोलिए या जीएसटी बोलिए, गुड्स एंड सर्विस टैक्स बोलिए, जो भी बोलना चाह रहे हैं। एक रास्ता जीएसटी का रह गया है और दूसरा रास्ता रह गया है शराब बेचो और पैसे कमाओ। ये 2 तरीक़ों से ही हुकूमत आज चल रही है। वैसे शराब बेचकर या हिंदू मुस्लिम को लड़ाकर दाखिली पॉलिटिक्स हमारी यहाँ पे ख़राब हो रही है या माहौल हमारा यहाँ अंदरूनी ख़राब हो रहा है, तो अगर हम तवज्जो बाहर की तरफ अगर तवज्जो करेंगे इंटरनेशनल बॉर्डर्स पे, तो चाइना की तवज्जो फिल वक्त लद्दाख पर नहीं है, क्योंकि चाइना या लद्दाख को लेकर कुछ बातचीत, कुछ माहदे के तरफ पेशकदमी हो रही है। तो चाइना ने अपनी तवज्जो अरुणाचल प्रदेश के तरफ लगा दी है। ताइवान के तरफ अभी चाइना वहाँ नहीं जाएगा, लेकिन अरुणाचल प्रदेश के तरफ ये भी कहा जाता है कि 65,000 किलोमीटर के करीब आराजी या हिंदुस्तानी ज़मीन चाइना के आज कब्ज़े में है और वहाँ पे आबादी भी बस चुकी है। तो 56 इंच का सीना फिल वक्त एक अगेन जुमला ही नज़र आ रहा है। देखते हैं कि ये आगे किस हद तक चाइना की हो या हमारी सरहद को बचाने में किस तरह बीजेपी हुकूमत कामयाब होती है। वरना बीजेपी को अगर देखेंगे तो बीजेपी की बात सुनेंगे तो बीजेपी तो हर वक्त यही कर रही कि चाइना की तायद कांग्रेस पार्टी कर रही है, अगरचे कि जो चीज़ वहाँ पे सरहद पे हो रही है वो आवाम तक नहीं पहुँच रही है, उसकी इन्फॉर्मेशन हमारे तक नहीं आ रही है। इसीलिए शायद कांग्रेस पे इल्ज़ाम लगाना फिल वक्त बीजेपी की हुकूमत के लिए आसान भी है। ताइवान में अभी इंतखाबात हुए, लोकल म्यूनसिपल इलेक्शंस हुए थे सिटी में, तो काफ़ी हद तक वहाँ भी एंटी चाइना लहर के तौर पे वहाँ पे शायद 12 शहरों पे आज जो मेयर है वो एंटी चाइना पार्टी के हैं और सिर्फ शायद 6 मेयर्स या बल्कि 5 मेयर्स चाइना की जो हिमायती जमात है उनके रह गए हैं। तो सरहदी एतबार से या इंटरनेशनल सरहद पे अगर हम जाएंगे तो वहाँ पे चाइना से हमारे को ख़तरा है, लेकिन फिल वक्त ऐसा लग रहा है कि सरहद को बचाने में चौकीदार नाकाम हो रहा है और इल्ज़ाम कांग्रेस पे थोपता चला जा रहा है। मगर चौकीदार को ये नज़र नहीं आ रहा कि सरहद कितनी धमाकू सूरत हाल पे चली गई है। ऐसी गैर यकीनी सूरत हाल में दुनिया के अलग अलग ममालिक भी हैं जो अलग अलग तरीक़े से अपने आप को दुरुस्त करते चले जा रहे हैं। ये तो रहा हिंदुस्तान का मामला, मगर अगर दुनिया के मुताबिक अगर हम जाएंगे तो किस हद तक दुनिया कहाँ जा रही है इसका अगर हम उस पर नज़र डालना ज़रूरी है, क्योंकि हम अपनी आगे की मनसूबाबंदी बहुत अच्छी तरीके से बना सकते हैं। 2021 में कहा जाता है कि अमेरिका में तकरीबन 54 लाख नए बिज़नेस खोलने के एप्लीकेशंस, सिर्फ अमेरिका में 54 लाख एप्लीकेशंस वहाँ पे रजिस्टर हुए थे या फाइल करे थे लोग जो बिज़नेस करने के वास्ते। एक रिपोर्ट आई है जेन बिज़नेस के मुताबिक, इन्होंने कहा है कि 2022 में जो बहुत ज़्यादा चलने वाले बिज़नेस के ताल्लुक़ से इंक्वायरीज चल रहे हैं या इंटरनेट पे या ह्यूमन साइकोलॉजी के हिसाब से ये एक रिपोर्ट आई है, उसमें इस पर नज़र रखना बहुत ज़रूरी है ताकि हम अपने 2023 हो या 2024 हो इसको संवारने में ये हमारी मदद कर सकता है। अगर 2022 की ही ये जेन बिज़नेस रिपोर्ट को देखेंगे तो इसमें कहा गया है कि जो पहले 5
बिजनेसेस जो पूरी दुनिया भर में चलने में या जिसका डिमांड बढ़ते जा रहा है, उस पर अगर हम बात करेंगे तो कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा ब्यूटी एंड कॉस्मेटिक्स की मांग दुनिया भर में चल रही है। बहुत सारे कंपनीज़ हैं जो भी ब्यूटी एंड कॉस्मेटिक्स के प्रोडक्ट्स निकाल रहे हैं, चाहे वो हिंदुस्तान लीवर हो या कोई और कंपनी की बात करेंगे तो बहुत सारे सजने संवारने की जो क्रीम्स आते चले जा रहे हैं दिन भर में। यहाँ पे एक बहुत बड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। दूसरी बिजनेस जो सबसे ज़्यादा आज जिस पे तवज्जो दी जा रही है वो है खाना और पीना। तो फूड एंड बेवरेजेस की जो बात है उसमें चाहे वो अगर हम न्यू ईयर के ही हिसाब देखेंगे तो उसी दिन खाली 31 के दिन 1 लाख बिरयानियों के पार्सल 31 के दिन बेचे गए थे। तो खाना और पीने की जो जहाँ तक बात है वहाँ पे कई लोग अपने बिजनेस को यहाँ पे शुरू करना चाह रहे हैं। इसके अलावा आ रहे हैं कि तीसरे नंबर पे है लॉजिस्टिक्स और इंफ्रास्ट्रक्चर। लॉजिस्टिक जो है वो आप देखेंगे कि अमेज़ॉन से आप पार्सल ऑर्डर करते हैं और आपके घर तक पार्सल डिलीवर होता है, तो ये हो गया लॉजिस्टिक्स का मामला। दूसरा रहा इंफ्रास्ट्रक्चर। अब इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर भी हो सकता या कोई और सॉफ्टवेयर की जो कंपनीज बनते हैं या उसका इंफ्रास्ट्रक्चर जो हो सकता है। तो लॉजिस्टिक्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर के बीच में ये तालमेल बहुत ज़रूरी है। अगर ई कॉमर्स होता है तो फिर लॉजिस्टिक्स से आपको फिर डिलीवर भी होना पड़ता है। तो ये लॉजिस्टिक्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर तीसरे नंबर पर बहुत ज़्यादा कीनली लोग जो देख रहे हैं, ये एक बिज़नेस है। चौथे नंबर पे है पर्सनल सर्विसेज और पाँचवें नंबर पे है रिसाइकलिंग। रिसाइकलिंग आजकल ग्रीन एनर्जी के नाम पे बोलिए या माहौलियाती आलूदगी को कम करने के लिए या ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशंस को कम करने की जहाँ तक बात है उस पर अगर हम बात करेंगे तो ये है रिसाइकलिंग का मामला जो आज प्लास्टिक को और दूसरों को रोकने में काम आ रहा है। रहा सवाल सॉफ्टवेयर जो कि पूरी दुनिया भर में एक ज़माने में बूम पे था और फाइनेंस के अलावा टूरिज़्म भी थी, सयाहत का मामला जो था। तो सॉफ्टवेयर, फाइनेंस और टूरिज़्म ये अगले 5 कैटेगरीज़ में ये 3 कैटेगरीज़ आते हैं जो अब आहिस्ता आहिस्ता वहाँ पे कम होते चले जा रहे हैं या उसकी मांग में या उसमें इस फील्ड में लोग जाना कम पसंद कर रहे हैं। तो ये सवाल रहा। अगर हम इसी को ममालिक के एतबार से अगर तोड़ते हैं या कॉन्टिनेंट्स के हिसाब से अगर हम तोड़ते हैं तो अफ्रीका में अगर देखेंगे तो अफ्रीका में बहुत सारे लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट के अलावा कंस्ट्रक्शन एंड रियल एस्टेट पे तवज्जो अपनी मरकूज़ किए हुए हैं। वैसे अगर हम अफ्रीका में बात करेंगे तो अफ्रीका में इजिप्ट भी आता है और गैबोन भी आता है। साउथ अफ्रीका को जाएंगे तो वहाँ पे अलग पूरी दुनिया ही अलग है, अफ्रीका की इतना बड़ा कॉन्टिनेंट है, मगर लोग वहाँ पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट और रियल एस्टेट एंड कंस्ट्रक्शन में काफ़ी हद तक अपनी तवज्जो मरकूज़ किए हुए हैं। उसी तरीके से अगर हम यूरोप में जाएंगे तो यूरोप में रियल एस्टेट, फ्रेंचाइजिंग, फैशंस एंड इन्वेस्टमेंट्स, ये 3 चीज़ है। इसके अलावा कॉफ़ी शॉप्स जो होते हैं वो उस पर भी काफ़ी लोग तवज्जो दे रहे हैं। जगह जगह चप्पे चप्पे पे कॉफ़ी शॉप्स खुलते चले जा रहे हैं। इसके अलावा एक आ रही है कि साफ़ सफाई की इंडस्ट्री जो होती है, शायद वो ऑफिस में साफ़ सफाई की बात हो या सड़कों पे साफ़ सफाई की बात हो, एक क्लीनिंग का एक नया शोबा वहाँ पे खुला है जो यूरोप में काफ़ी लोग वहाँ पे तवज्जो दे रहे हैं। मिडिल ईस्ट में आएंगे जहाँ पे हमारी ज़्यादा तवज्जो होती है, मिडिल ईस्ट में किस तरीके से वहाँ पे क्या चल रहा है इस पे देखेंगे तो मिडिल ईस्ट में भी कॉफ़ी का चलन काफ़ी बढ़ गया है। शायद इसीलिए क्योंकि हमारे लिए शराब हराम है तो हम वहाँ पे मिडिल ईस्ट में शराब की बात तो कर नहीं सकते, तो मगर कॉफ़ी का जो चलन बढ़ता चला जा रहा है या कॉफ़ी के अलावा फूड एंड बेवरेज की इंडस्ट्री में अगर जाएंगे तो ये एनर्जी ड्रिंक्स जो आ रहे हैं उस पर काफ़ी लोग तवज्जो दे रहे हैं। लेकिन सेहत के एतबार से एनर्जी ड्रिंक जितना नुकसानदेह है, यकीनन कॉफ़ी भी नुकसानदेह है, लेकिन कॉफ़ी पीकर अपनी जो तलब होती है ड्रिंक्स की उसे बुझाने की एक कोशिश हो रही है। मिडल ईस्ट में और 3 चीज़ और बड़े काफ़ी हद तक जो उरूज पकड़ रहे हैं या बिज़नेस उरूज पकड़ रहा है, उसमें अगर हम तवज्जो देंगे तो एक है ट्रांसपोर्ट, हमलो नकल की जो बात है, पैसेंजर ट्रांसपोर्ट हो या कमर्शियल ट्रांसपोर्ट हो, इस पर काफ़ी लोग
इन्वेस्ट कर रहे हैं और अपने अपने बिजनेस शुरू करने के लिए वहाँ पे तवज्जो दे रहे हैं। दुबई अगर वैसा देखेंगे तो दुबई तो वैसे ही इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का हब है, तो इसके अलावा भी सऊदी अरब भी ये सोच रहा है कि वहाँ पर भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर काफ़ी तवज्जो देनी चाहिए। तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट एक दूसरा शोबा है मिडल ईस्ट में, और तीसरा शोबा है शिपिंग का। चूँकि सरहद लगती है, समंदर लगता है, तो वहाँ पे समंदर के एतबार से बड़े बड़े जहाज़ वहाँ पे आ रहे हैं और शिपिंग पर भी वहाँ पे काफ़ी तवज्जो दी जा रही है। मिडल ईस्ट के अलावा अगर हम एशिया की तरफ जाएंगे तो ख़ास तौर पे सेंट्रल एशियन कंट्री जो उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान के जो ममालिक हैं, उसमें साबुन बनाने पे काफ़ी तवज्जो दी जा रही है। वैसे एशिया में अगर आएंगे तो एशिया में जो डिमांड जो सबसे ज़्यादा है वो है रियल एस्टेट का। तो हर कोई ये चाह रहा कि रियल एस्टेट में दाखिला लेना और रियल एस्टेट में पैसे कमा के निकल जाना। ये एशिया, पूरे एशिया में ये बात है। सिर्फ नेपाल को छोड़कर, नेपाल और भूटान की अगर हम बात करेंगे तो ये दो जगह पे छोड़ के अगर हम बात करेंगे, इसलिए कि नेपाल में शराब पर काफ़ी तवज्जो दी जा रही है, हर कोई शराब की दुकान खोलने पे तवज्जो दे रहा है। वैसे ही अगर हम भूटान जाएंगे तो हर कोई दाखिला लेने के लिए परफ्यूम इंडस्ट्री में, वो भूटान में हर कोई वहाँ पे अपनी तवज्जो मरकूज़ किया हुआ है। ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया में कपड़े का चलन और टूरिज़्म का चलन अभी भी साउथ ईस्ट एशिया में, मैं ये कहूँगा कि अभी भी ये काफ़ी हद तक काफ़ी चलन आम है और लोग अभी भी कपड़ों को लेकर या सैर व सयाहत का मामला लेकर अपनी तवानाई वहाँ पे ख़र्च करने को पसंद कर रहे हैं। रहा सवाल अमेरिका का, अगर अमेरिका में देखेंगे तो कपड़े और खाने की मांग बहुत ज़्यादा है, लेकिन फ़िलवक़्त चूँकि मंदी और रिसेशन की बात बहुत आ रही है अमेरिका में, तो लोग अमेरिका में फ़िलवक़्त नौकरियों से और पैसे जो उनको स्मार्टनेस होता है ख़र्चने में, पैसे उन्हें कम पड़ते चले जा रहे हैं। तो ख़र्च के दलदल में या क़र्ज़ लेकर या क्रेडिट पे ज़िंदगी गुजारने की वजह से वहाँ पे अमेरिका में लोग काफ़ी हद तक कपड़े और खाना, बिल्कुल ज़रूरियात ज़िंदगी पर ज़्यादा तवज्जो दिए हुए हैं। उसी तरीक़े से अगर हम साउथ अमेरिका जाएंगे, जो कि ब्राज़ील, पेरू, अर्जेंटीना, ये सब ममालिक आते हैं, उसमें देखेंगे तो कपड़े के अलावा खाना पीना, बेकरी और मिठाई के दुकानों पर काफ़ी लोग वहाँ पे तवज्जो देके बैठे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ऐसे हालात में, मंदी की बात हो या किसी और मामले में अगर हम देखेंगे, तो अपने आप को संभाल के रखना और सही डायरेक्शन में अगर हम कदम उठाते हैं तो फिर हम हमारे फ्यूचर को भी एक हद तक बना के, संवार के, आहिस्ता से तरक्की करके आगे बढ़ सकते हैं। दाखिली बात में एक और ये है कि यहाँ पे सियासी पार्टियों में इख्तिलाफात बढ़ते चले जा रहे हैं। हिंदुस्तान की अगर हम बात करेंगे तो कोई एक दूसरे के मुकाबले में अगर कोई शेर है तो उसके आगे सवा शेर ही बनने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इख्तिलाफात जो लीडर्स में हैं, अब तक तो इख्तिलाफात को या बिकाऊ माल के तौर पे कांग्रेस को पेश किया जाता था, लेकिन अब हम ये देखेंगे कि मध्य प्रदेश में उमा भारती अपनी तरफ एक ग्रुप बना के तैयार है, शिवराज सिंह चौहान का ग्रुप एक तरफ तैयार है और ज्योतिरादित्य का एक ग्रुप तैयार है वहाँ पे। और उसी किस्म से हम जाएंगे तो आहिस्ता आहिस्ता बीजेपी में भी इख्तिलाफात बढ़ते चले जा रहे हैं। अब कहा ये जा रहा है कि हमारे सो कॉल्ड, अगर मुसलमान या सेक्युलर लोगों के ताल्लुक़ से अगर हम बात करेंगे तो कहा यह जा रहा है कि भारत जोड़ो यात्रा की वजह से लोग बीजेपी में एक किस्म से परेशानी आ रही है, इसीलिए इख्तिलाफात भी मंजर आम पर आ रहे हैं। रहा सवाल तेलंगाना का, तो तेलंगाना में कांग्रेस अभी अपने आप को संभाल ही नहीं पाई है, लेकिन टीआरएस में भी कोई अच्छी खबर नहीं दिखाई दे रही है। टीआरएस के लीडर्स में भी इख्तिलाफात आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते चले जा रहे हैं। उस पर तवज्जो देना बहुत ज़रूरी है, वरना यही होगा कि कांग्रेस और टीआरएस के झगड़े में बीजेपी आगे निकल सकती है। लेकिन बीजेपी की, जहाँ तक बीजेपी का मामला है, तेलंगाना में बीजेपी के पास कोई मैन पावर नहीं है, ना पॉलिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर उनके पास है। इसीलिए बीजेपी अभी 2023 हो या 2024 का इलेक्शन हो,
अभी बीजेपी के लिए दिल्ली दूरस्थ है। तो तेलंगाना में बीजेपी का फिलवक्त तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। अलबत्ता ये ज़रूर है कि बीजेपी में भी, तेलंगाना की बीजेपी में ख़ास तौर पर अगर देखेंगे, सेंटर में अगर हम बात करेंगे तो बीजेपी में जेपी नड्डा को रखना या निकालना, इसके ऊपर बहस छिड़ी हुई है वहाँ पर। और तेलंगाना की अगर हम बात करेंगे तो ऐसा लग रहा है कि तेलंगाना में एक तरफ किशन रेड्डी है तो दूसरी तरफ बंडी संजय है और तीसरी तरफ एक खामोश बिल्कुल एक अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के हद तक, बल्कि कॉन्स्टिट्यूंसी में भी बदनाम होते चले जा रहे हैं, डी अरविंद है जो निज़ामाबाद से नुमाइंदगी करते हैं। तो बीजेपी के भी कोई ऐसे अच्छे हालात नहीं हैं कि बीजेपी मुत्तहिदा तौर पे इलेक्शन में जा सकती है। तो तेलंगाना के हद तक तो ये है कि अभी फ़िलवक्त माहौल बिल्कुल कोई साफ़ नहीं है। ये कह सकता हूँ कि अबर आलूद है, लेकिन बारिश का कोई इम्कान नहीं है। या ये हो सकता है कि फ़िलवक्त जो हालात हैं वो कर्फ्यू के दौरान जो होते थे कि इस्तराब आमेज़ सुकून की जो कैफियत होती है वो सभी तीनों पार्टीज़ में यही कैफियत पाई जाती है। तो तेलंगाना में ये देखना है कि अभी 1 महीने में, 2 महीने में कौन सी पार्टी क्या अपनी मनसूबाबंदी बनाती है या हिकमत अमली बनाकर आगे बढ़ती है। बहरहाल अगले हफ्ते तक आप सोचते रहिए, नज़र रखिए ख़बरों पे क्या होता है। उसके बाद हम फिर बात करेंगे, फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह ताला। खुदा हाफिज़, फिर मुलाकात होगी।